हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। आज जो बेसिकली ये क्लास रखेंगे वो सीबीएसई सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडी क्लास 12 से है। और इस सैम्पल पेपर के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम इसके 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम जितना भी आज हो सका हम कोशिश करेंगे उतना हो जाए। अदरवाइज 20 एमसीक्यू क्वेश्चन तो जरूर डिस्कस करेंगे इस क्लास के, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा पीडीएफ आपको क्लियर है या नहीं है। ये देखिए जरा एक बार मुझे बताइए, क्या पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है। यस सर, दिख रही है। ठीक, चलिए फिर क्लास को करते हैं कंटिन्यू। हमारे पास स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए तो ये सिलेबस, ये जो बिजनेस स्टडी का सैंपल पेपर था वो हमारे पास आया था सितंबर के महीने के आसपास, है ना। और हम्म। सैंपल पेपर जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, किसी भी चीज का एक सैंपल है, नमूना है कि भाई हमारे पास जो बोर्ड का एग्जाम आएगा वो इस तरीके का आएगा, है ना। इसको हम नमूना इसीलिए बोलते हैं कि ये हूबहू एक कॉपी होती है हमारे बोर्ड एग्जाम की तरह। जो बोर्ड एग्जाम होता है उसकी एक नकल है। भाई इस तरीके से सीबीएसई जो है पेपर को क्या करने वाली है, सेट करने वाली है। 2024-25 के लिए एक सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया था, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ये तो कंफर्म्ड है ही कि भाई आपको समय मिलेगा जो है 3 आवर्स का, प्लस 15 मिनट्स आपको और मिलेंगी। ठीक है, 15 मिनट्स आपको और मिलेंगी जो क्वेश्चन पेपर के रीडिंग की होंगी आपकी। ठीक है। ओके सर। और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। जो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हमारे पास कोई और क्वेश्चन का नहीं आता है। 3, 4 और 6 नंबर में और के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें आपके ये अवेलेबल होते हैं। स्पष्ट गाइडलाइंस जो है सीबीएसई हमें प्रोवाइड करती है कि भाई 3 नंबर वाला क्वेश्चन 50 से 75 शब्दों से ज्यादा ना हो। 4 नंबर वाले हम्म। का आंसर 150 वर्ड्स में एंड 6 मार्क्स वाले का 200 वर्ड्स में। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये तकरीबन आपकी जो पूरी कंप्लीट यूनिट्स हैं, 1 से लेके 12 यूनिट्स, उसमें से आपको ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो है मिलता है, जिसमें हमने पार्ट ए के बारे में पढ़ा था। पार्ट ए हमारा 50 नंबर का आता है इसके अंदर, और पार्ट बी जो है हमारा वो 30 नंबर का आता है। तो इसी तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसमें कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 से लेके और 20 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों पे हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए सर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये समझते। द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड। साहिब हम्म। लिमिटेड में एक प्रोडक्शन मैनेजर जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, जो कि क्या बनाती है, टॉयज बनाती है। मिस्टर अहरावत नोटिस दैट वर्कर्स इन द फैक्ट्री वर इन नॉट गिविंग देयर बेस्ट एज फिजिकल कंडीशंस इन द फैक्ट्री वर नॉट गुड। कह रहा है कि हम्म। उन्होंने नोटिस किया कि वर्कर जो है ना अपना कंप्लीट 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल कंडीशन जो है फैक्ट्री की वो अच्छी नहीं है। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल कंडीशंस। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ एक्सपेरिमेंट वर्ड को। हम्म। एंड see the effect of improvement in the physical conditions in the factory on the performance of workers by हम्म। providing adequate ventilation and water facilities. He observed that the fatigue level of workers reduced. उन्होंने क्या महसूस किया कि वो जो थकावट थी वर्कर्स को वो कहीं कम होने लगी है। and nature of management being highlighted in the above case is, आपको बताना है कि यहाँ पर किस पार्टिकुलरली नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो आपको याद होगा। सर, इसमें से जैसे हम देख सकते हैं सर, एक्सपेरिमेंट वर्ड दे रखा है, तो सर एक्सपेरिमेंट वर्ड तो सर हम साइंस में यूज करते हैं, क्योंकि सर उसमें एक वो होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। बिल्कुल, हाँ हमने सर। ये भी पढ़ा था कि भाई जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो कितने प्रकार की है, हमारी 3 प्रकार की, प्रकार की। है ना। कौन कौन सी होती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। हाँ, मैनेजमेंट एज ए साइंस, और मैनेजमेंट एज ए एज एन आर्ट, देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब नॉर्मली अगर कोई ये पूछ ले कि भाई मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट को हम यही डिफाइन करते हैं, इट इज बोथ एज आर्ट एज वेल एज साइंस।
ठीक साइंस। है, हम नॉर्मली इसको ये डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस भी है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली एक चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है, क्या, कि जो सिचुएशन है, जो फैक्ट्री कंडीशंस है वो प्रॉपर ना होने की वजह से जो एम्प्लॉय है वो 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जिससे कि फिजिकल कंडीशन में सुधार आ सके, और सुधार आया भी। और वेंटिलेशन फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटी को उन्होंने बढ़ाया जिसकी वजह से उनकी थकावट कुछ कम हुई वर्कर्स की, और वो अपना 100% देने को तैयार रहे। तो इसमें हम्म। उन्होंने पूछा भी कौन सी नेचर है, तो नेचर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट एज ए साइंस के बारे में। और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कब होता है, जहां पर हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री चेक करते हैं, या फिर जो है कोई ना कोई एक पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमें एक लीगल प्रोफेशनल स्टेटस होता है उसमें। डिग्री प्रोवाइड करता है ना, और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो हम्म। वहां पर हम प्रोफेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट आर्ट क्या है basically हमारा? सर्विस मोटिव भी होती है प्रोफेशन में। बिल्कुल, सर्विस मोटिव भी होता है। आर्ट में क्या शामिल करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में? आर्ट में सर पर्सनलाइज्ड उसकी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन, बिल्कुल सबसे मेन फीचर है ये इसकी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप हम्म। आपको भी जो ना एक पार्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता है, आपके क्लासमेट को भी पता है, आपके अदर क्लासमेट्स को भी पता है, लेकिन तीनों के तीनों आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अपनी नॉलेज को वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो जहाँ पर्सनलाइज एप्लीकेशन वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना वहाँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में बात होगी। जहाँ सर्विस मोटिव, रेस्ट्रिक्टेड मोड, कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ जाए वहाँ प्रोफेशन की बात होगी। जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की बात होगी वहाँ साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कुछ की वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हमारे पास, जैस्मिन आहलूवालिया, द मैनेजर ऑफ एन आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स होता है एक प्रकार से मूर्ति कला, कला मूर्तियां कह सकते हो आप, म्यूजियम्स मार्केटिंग टीम, यानी एक ऐसी मार्केटिंग टीम में है जो आर्ट फैक्ट म्यूजियम के तौर पर, मतलब आर्ट फैक्ट म्यूजियम की एक मार्केटिंग टीम है, उसमें ये काम करता है एज ए मैनेजर के तौर पे। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स। जितने भी वहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इन द प्रीवियस सीजन, पिछले सीजन में अगर बात करें, सी हम्म। डिफाइंड द टोटल वर्क ऑफ मैनेजिंग द इवेंट्स हम्म। इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो काम था मैनेजमेंट का वो किस में किया था, किस इवेंट के लिए किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, हम्म। रजिस्ट्रेशन इंक्वायरीज के लिए, बिल पेमेंट के लिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ताकि विशेष तौर पर कोई विशेषता उनके अंदर देखी जा सके। हाउएवर इंस्टेड ऑफ अलोकेटिंग वर्क, she हम्म। had assigned each team member the full हम्म। responsibility of managing the promotion of an entire event। अब क्या हुआ कि मान लीजिए टीम में हमारे पास 10 मेंबर हैं, सपोज करते हैं, हम्म। 10 के 10 मेंबर्स को कह दिया भाई तुम सब की जिम्मेवारी है पूरे इवेंट्स को देखना। लास्ट टाइम तो क्या किया था, अलोकेटिंग वर्क किया था हमने, है ना। लास्ट टाइम क्या था देखो, इन पेमेंट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, हाउएवर इंस्टेड ऑफ अलोकेटिंग वर्क सी हैड असाइन्ड द, अब उन्होंने क्या किया, अलोकेटिंग वर्क करने की बजाय पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कह दिया, भाई तुम्हारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रमोशन ऑफ एन एंटायर इवेंट, पूरे के पूरे इवेंट को प्रमोट करने की। इन स्पाइट ऑफ होल्डिंग रेगुलर टीम मीटिंग्स टू टेक फीडबैक, जैस्मिन फाउंड प्रॉब्लम्स throughout the event season and in the quality of graphic design, registration inquiry, bill payments etc, और उससे इसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। For the upcoming event season, Jasmine has decided to divide these responsibilities on the basis of her observation of the areas in which हम्म। the individual team members have excelled। तो अब जो अपकमिंग इवेंट्स थे उनके लिए जैस्मिन ने क्या डिसीजन लिया कि वो क्या करेगी, टू डिवाइड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर रखते हुए, द इन द एरियाज इन विच द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स हैव एक्सेल्ड, जिसमें कि वो पार्टिकुलर मेंबर क्या है, एक्सेल्ड है, एक्सपर्ट है इन द प्रीवियस सीजन। जो पिछले साल हमने या पिछले सीजन में जो भी हमने एग्जीबिशन लगाई थी, उसमें जो काम में जिस जो व्यक्ति एक्सपर्ट था, एक्सेल्ड था, एक्सपर्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, अलोकेट द रोल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। मींस जो काम हमने उनको एज एन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनकी एक्सपर्टाइजेशन थी, स्पेशलाइजेशन थी, उसके अकॉर्डिंग बांट दिया। कहता है हम्म। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच वाज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म्ड फॉर अपकमिंग सीजन। अब पिछले सीजन, सर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होगा इसका।
चलो एक बार देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि भाई पिछले सीजन में हमने क्या किया था कि भाई काम उसने प्रॉपरली जो वर्क नहीं कर पाया था, और जो इस सीजन में वो करने के लिए तैयार हुआ या हैज बीन ड्यूली परफॉर्म, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आया। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम आंसर देंगे किसी भी केस स्टडी का, तो वो किस चैप्टर से ली गई है। इसका चैप्टर तो क्लियर कट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये तो सर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग है ना सर, ऑर्गेनाइजिंग में से है सर ये। ऑर्गेनाइजिंग में से, और ऑर्गेनाइजिंग में भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यस और सर। इस प्रोसेस में हमने चार ही स्टेप पढ़े थे शॉर्ट में, आई डी ए ई। ए ई, आई डी ए ई, ये चार स्टेप पढ़े थे। इनमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ वर्क था, दूसरा हम्म। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था, ना सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क था, सर लास्ट था एस्टेब्लिश। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन था। ए क्या है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और ई क्या था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग। रिलेशन। ये चार के चार स्टेप हमें याद दे रखे हैं। अब यहाँ पर पीछे हमने क्या किया था, अलोकेटिंग ऑफ वर्क नहीं किया था, है ना, यानी यस। ड्यूटीज असाइन नहीं की थी। अब ड्यूटीज असाइन नहीं की थी तो अब हम उसको क्या कर देंगे, ड्यूटीज असाइन कर देंगे, यस सर। है ना। तो उससे क्या होगा, काम प्रॉपरली परफॉर्म हो पाएगा, अच्छे तरीके से काम चल पाएगा हमारा। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हमारे पास आ जाएगी। बताइए क्या क्लियर है आपको ये बात। यस सर। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। नो सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए अविका, कैसे हो बेटा आप। यस अविका, ओके गुड। आप बोल सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अविका। ये हमारी जो है ना पर्सनल मीटिंग्स हैं, जो साथ में एक बच्चा है हमारा, जो इसका नाम अनीश है बेटा, और अनीश ये कविका है, 12th कॉमर्स से मेरी स्कूल से है गुड़िया। ओके चलिए सर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इनमें से जो सही है उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब असर्शन और रीजन होते क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। असर्शन का मतलब है कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिस जो कि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, तो आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और रीजन क्या है, रीजन इज द पार्टिकुलरली कोज हो सकता है ऑफ द अबव स्टेटमेंट, वो उस स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन भी कर सकता है और नॉट डिफाइन भी कर सकता है, यानी उससे रिलेटेड भी हो सकता है और उससे इरिलेटेड भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये हमें चेक करना है कि जो असर्शन है वो सही है या गलत है पहले तो। फिर ये चेक करना है कि रीजन में क्या हमने असर्शन के बारे में बात की है, अगर असर्शन के बारे में बात की है तो क्या वो जो उसका रीजन है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इस बात पे आपने यहाँ पर क्या करना है, फोकस करना है। आइए मैं असर्शन पर ले चलता हूँ। असर्शन क्या है देखिए, फाइनेंशियल ओके। प्लानिंग एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग्स ऑफ द फंड्स। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, यूनिट नंबर 9 से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर नंबर 9 कैप्टन। से। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट्स हम्म। ऑफ फंड्स ओके एट सर। मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना, कम से कम लागत पर हम क्या कर सकें, फंड्स का अरेंजमेंट कर सकें, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग। इसमें बेसिकली दो सोर्स हम इंक्लूड करते हैं बेटा, एक तो डेट सोर्स और एक इक्विटी सोर्स। डेट्स का मतलब होता है उधार का पैसा, इक्विटी का मतलब हम्म। होता है ओनर्स इक्विटी, ओनर्स यानी खुद का पैसा। यहाँ पर लिखा है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स। अब हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना ना भाई। हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि फ्यूचर में जो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रॉपरली अरेंज कर सकें। तो ये क्या करती है, एम एट इनेबलिंग द कंपनी, कंपनी को इनेबल्ड करती है टू टैकल, फेस करने के लिए, टू टैकल मतलब फेस करने के लिए, द अनसर्टेनिटी अनिश्चितता को, इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, कि जो भविष्य में अगर हमारे पास कोई पैसे की अवेलेबिलिटी की बात आई या टाइमिंग ऑफ फंड्स की बात आई और उसमें कोई अनिश्चितता हमें दिखाई दी,
तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी मदद करती है कि हम पैसे का प्रॉपरली कहीं से क्या कर सकें, अरेंजमेंट कर सकें। तो ये बात हम्म, बिल्कुल सही लगती है मुझे, ये बात यस बिल्कुल सर, क्या है, ये है। ट्रू है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। रीजन पर आइए, रीजन कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ओनर्स फंड भी होता है और बोरोड फंड भी होता है। एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, डेट प्लस इक्विटी का मिक्सचर। जबकि हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम डेट प्लस इक्विटी के अलावा शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में भी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड मतलब करंट लायबिलिटीज भी हमारी इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक थोड़ा नैरोअर कॉन्सेप्ट है अदर देन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में डेट इक्विटी के साथ साथ शॉर्ट टर्म फंड्स भी आते हैं, और इसके अंदर डेट और इक्विटी ही आता है केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में। हालांकि ये बात भी सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर इसका नैरोअर कंसेप्ट है तो इसके बारे में बात नहीं करेगा वो अपने, ये अलग से कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हो रही है और ये अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। दोनों कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट हो गए, तो दोनों यस। सही हैं, लेकिन नीचे वाला रीजन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं नहीं है। है। तो हम ऑप्शन में क्या ले जाएंगे, सी पार्ट। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी हम्म। विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई? यस सर। यस देखो, सर। हाँ थैंक यू बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, एक वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा वर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो चैप्टर है, यूनिट है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको तीन बेसिक डिसीजंस करने होते हैं। उन डिसीजन को हम लोग बोलते हैं ए ए ए डिसीजन, ट्रिपल ए डिसीजन, जिसमें ए का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ फंड। जिसमें हम अरेंजमेंट ऑफ फंड की बात करते हैं तो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग ही करते हैं उसके अंदर, है ना। दूसरा ए का मतलब है दैट इज अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब होता है भाई उस पैसे को कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करें। फंड्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, नॉन करंट एसेट्स में करेंगे कि करंट एसेट्स में करेंगे। और एक होता ओके। है एप्रोप्रिएशन। एक होता है क्या, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें लेके चलते हैं, या तो आप उसको रिटेन करेंगे या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां पर रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाएगी उसको बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन। डिसीजन। जहां पर भी आप बात करेंगे रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, वहां पर क्या आ जाएगा, डिविडेंड डिसीजन। जहां पर भी आप बात करेंगे अलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट की, नॉन करंट एसेट्स में या करंट एसेट्स में, तो जो नॉन करंट का इन्वेस्टमेंट होगा उसे बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दोनों को कंबाइंडली हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन। और एक जो ए हमने रखा फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करते हैं। क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करते हैं, डेट्स एंड इक्विटी को अरेंज करते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन। आपका कौन सा डिसीजन होता है ये हमारा, फाइनेंशियल डिसीजन। डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन से वाइडर कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल डिसीजन होगा हमारा, इससे वाइडर कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर किसी प्रकार की ऐसा लगता है कि भविष्य में अनिश्चितता हो सकती है, पैसा नहीं मिलेगा, तो उस अनिश्चितता से टैकल करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और डिविडेंड डिसीजन क्या है। यस सर, यस सर। ठीक है ना। और कैपिटल यस। स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी। यस हाँ, सर, मैं इसका ओ, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, 2:1 आइडल रेशो होता है सर अकाउंट, किसका? सर इशू कैपिटल तो स्ट्रक्चर। होती है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशो होता है आइडल रेशो, 2:1 हाँ। होता है। डेट सर और इक्विटी, कोई और नाम भी होता है, डेट डेट टू इक्विटी रेशो। अच्छा हाँ डेट हाँ। टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी है तो डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर हो गई ये बात, सब दोनों हम्म। को क्लियर है, अभी का आपको भी क्लियर है बेटा। यस सर। चलूं आगे। यस सर, यस। यस सर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब दो स्टेटमेंट दिए, बस यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही बातें समझनी है, या तो ये ट्रू होंगी या ये फॉल्स होगी, या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी, और उसी के फॉल्स। आधार पर ये आंसर है आपके पास। चलो हम्म। बताओ, सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझिए पहले तो, ये यूनिट नंबर कौन सी है हमारी, 10।
और फॉल्स है सर, फॉल्स है, सेकेंडरी मार्केट नहीं होता। हाँ, प्राइमरी मार्केट होता है। कौन सा होता है यहाँ पर? प्राइमरी स्टेटमेंट। मार्केट। यस प्राइमरी सर। मार्केट डायरेक्टली प्रमोट करती है किसको? कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो गई गलत। सर सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं उसी को वो बाय और सेल करते हैं। हाँ, रीजन बीइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की ही डीलिंग होती है यहाँ पर। यस सर, एग्जिस्टिंग यस। सिक्योरिटी है ना, तो डायरेक्टली तो नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली जरूर कर लेती है। यस इनडायरेक्टली सर। तो प्रमोट करती है लेकिन डायरेक्टली नहीं करती, तो डायरेक्टली नहीं करती तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट हमारी। हम्म। स्टेटमेंट टू देखते हैं। कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कैपिटल मार्केट बिल्कुल यही कैपिटल होती है। मार्केट, यस सर, ट्रू है। ट्रू है ना? कैपिटल यस मार्केट सर। क्या करती है? सिक्योरिटीज में डील करती है, जैसे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। यस सर। तो हालांकि कैपिटल मार्केट के दो पोर्शन होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली करती है, इसलिए पहले वाला गलत हो गया। दूसरे वाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ठीक इसमें हो है ही नहीं। गया सर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी में दिया है सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। डी पार्ट। यस ठीक सर। है, चलो आगे। हम्म। यस सर, यस। यहाँ कोई बात पूछने की हो तो पूछ सकते हो आप लोग। आता है सर ये वाला टॉपिक तो। चलो, अच्छी बात है। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात हुई है तो पहले समझो कि ये हमारा कौन से चैप्टर से है? स्टाफिंग के हाँ चैप्टर सर, से है। अब स्टाफिंग में हम थोड़ी थोड़ी बातें साथ लेते हुए चलेंगे ताकि एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और नीचे वाला भी डिस्कस हो जाए, ताकि एग्जाम में मान लो हो सकता है कि एक्सटर्नल ना पूछ के इंटरनल पूछ ले हमसे, है ना? हाँ। तो स्टाफिंग में दो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स में दो पोर्शन हम शामिल करते हैं, एक तो प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन। बिल्कुल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर। और एक्सटर्नल में बहुत सारे, यानी कि करीब करीब 7 से 8 सोर्स है मेरे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है ना, या जो आप कह सकते हो इंस्टेंटली कॉल ऑफ द वर्कर्स है, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, या फिर आप यस। कहते हैं रिकमेंडेशन कैजुअल के। कॉलर। कॉलर्स वगैरह हो गए ना। हाँ, कॉजुअल कॉलर्स वगैरह, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट टाइप का, या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट। कॉलेज में, है ना, कॉलेज के थ्रू भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसे। तो यहाँ हम्म। पर वो आपसे पूछ क्या रहा है, आप देखो। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दिखाई दे। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने से बेनिफिट क्या है आपको? ए कंपिटिटिव। पार्टी लग रहा है इसका तो। हाँ, कंपिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। भाई यस बाहर सर। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, अगर वो बाहर के व्यक्ति को देखता है ना तो उनके अंदर भी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। भाई हमें भी इतना ही अच्छा करना कि हमें और ज्यादा प्रमोशंस वगैरह मिल सकें। तो ये एक इसका बेनिफिट हो सकता है। बाकी एक बार और पढ़ लेते हैं। रिडक्शन इन द एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर में रिडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई यस एम्प्लॉय सर। नहीं होगी। भाई देखो, एक्सटर्नल से अगर आप एम्प्लॉय लोगे, एक्सटर्नल से आप एम्प्लॉय लोगे तो क्या दिक्कत आएगी आपको? कि सर जो हो। एक्सटर्नल से अगर हम एम्प्लॉय लेंगे तो सर जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा सर वो मतलब सिक्योरिटी फील नहीं करेगा, उसको मतलब ये सब फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि मतलब कि हाँ, वो सिक्योर्ड महसूस नहीं करेगा तो छोड़ के जा सकता है ना। यस सर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर में रिडक्शन तो खैर नहीं होगी, इससे बढ़ सर ये जाएगी। एक तरीके से सर बेनिफिट भी थोड़ी ना सर, ये सर बेनिफिट थोड़ी ना, ये हाँ, तो डीमेरिट होगा। डीमेरिट हो गई ना, बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए हम इसको काट लेते हैं यहाँ पर अपना। हम्म। तो ये इसका बेनिफिट नहीं है। हालांकि पहला नहीं। लग रहा है बेनिफिट, पहले को हम टिक कर लेते हैं, दूसरा नहीं है। तीसरे में इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। अब जो एम्प्लॉयज होंगे हमारे, क्या उनके अंदर इंटरनल में होता है सर, ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में होता है। हाँ, तो ये यहाँ पर ये भी हमारा इसका बेनिफिट नहीं है एक्सटर्नल सोर्स का। हम्म। डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये भी नहीं है ये भी नहीं है सर, ये हमारे। भी इंटरनल में हाँ, होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। अभी का आपको आ गया क्वेश्चन समझ में? चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। भाई एक्सटर्नल सोर्स से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो है तीनों के तीनों पोर्शन हमारे गलत हो जाएंगे, इससे ये लिमिटेशंस बन जाएंगी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल सोर्स की, क्योंकि इससे ना तो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय होगा वो सेटिस्फाइड होगा, ना वो सिक्योरिटी फील करेगा, ना ही वो सेटिस्फेक्शन फील महसूस करेगा, और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी चला जाए। यस सर। चलिए, सिक्स पर आइए। गुडविल एंटरप्राइजेज इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर।
ठीक है, हु फिल्स फुलफिल द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड द कंज्यूमर्स. The company is providing easy finance facility at a low rate of interest, which has considerably increased the demand हम्म। for the product. The company प्रोडक्ट। has installed a new branch management software to efficiently manage the and coordinate the activities across the multiple branches and locations. तो आपको हम्म। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ ढूंढना है कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ डिस्कस हुआ. अब देखो यहाँ पर मैं दो सर तीन. डी पार्ट होगा इसका, इकोनॉमिकल, क्योंकि सर इसमें हम रेट वगैरह की बात कर रहे हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की। और सर इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब न्यू ब्रांच, मतलब न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो सर उसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पर एक तो ये बात अंडरलाइन कर लेते हैं, दैट इज सर एट ए सेम क्वेश्चन कीबोर्ड में आया था, सेम बिल्कुल। गुड, एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका पार्ट होता है? हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। है ना, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है हमारा. हम्म। अब दूसरी बात यहाँ पर जो हुई है हमारे सामने वो ये हुई है कि हमने कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू ब्रांच विद मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू एफिशिएंटली मैनेज द एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज. तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हुई है. तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हुई है तो वो टेक्निकल वर्क है. मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बात हुई है तो वो टेक्निक से रिलेटेड है हमारा. न्यू टेक्निक्स को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. और इसके अलावा देख लीजिए कहीं और कुछ तो नहीं है. लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फुलफिल द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल कंपनी और प्रोवाइड कीजिए. बाकी तो कोई ऐसा वर्ड दिखाई नहीं दिया जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो हमारा ना. अच्छा ये बताइए, बिजनेस इन्वायरमेंट में टोटल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा वो कितने पोर्शन में बटा हुआ है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. पेस्टल एनालिसिस होता है सर, इसकी पेस्टल एनालिसिस होती है सर। 5 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं: पॉलिटिकल, सोशल, पी, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। बिल्कुल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल. इसमें से इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल हमारा आइडेंटिफाइड हुआ है दो. तो ये हमारे ऑप्शन डी में ही गिवन है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो राइट जाएगा. आंसर। ठीक है ना. चले आगे. यस सर। यस सर। चलिए, ये सेवंथ में पिक्चर दिखाई दे रही है आपको दो. सर तो कुछ टाइम सी लग रही है। ये स्टैंप जो है ये किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. गवर्नमेंट ऑफ ये है। और ये एक प्रकार से एगमार्क लिखा है बीच में देखो. अच्छा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होते हैं शायद से। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की है ये, है ना, हाँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. और ये है क्या? हमारा एक प्रकार का मटका है जो कि हम्म। इन्वायरमेंट को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ना. भाई कच्ची मिट्टी से बनाया तो ये कह रहा है इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए हमारा एक प्रकार से. दोनों ही अच्छा। बातें यस इन्वायरमेंट सर। से रिलेटेड है. ये इन्वायरमेंट के जो ग्रीनरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए. हम इस तरीके की फोटो यूज करते हैं उसके लिए. और एगमार्क हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं. तो ये दोनों पिक्चर के बारे में क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं एक बार. क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ए कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क्स गिवन अबव. ये जो क्वालिटी मार्क्स दिए है ना, ये क्या है? हमारे हम्म। क्वालिटी मार्क्स हैं. इनको क्या बोलेंगे? क्वालिटी क्वालिटी। मार्क्स. ऐसे बहुत सारे मार्क्स हो सकते हैं जैसे आईएसआई प्रोडक्ट, है यस ना. सर। आईएसआई प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं जिसपे भाई आपका पार्टिकुलरली हॉल मार्क लिखा होता है. अगर ज्वेलरी परचेज करते हैं तो हॉल मार्क छपा होता है उसके ऊपर हमारा ज्वेलरी के लिए. तो ये क्वालिटी मार्क्स हैं. अब क्वालिटी मार्क्स को देखकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या क्रिएट होती है कि भाई asset yourself to ensure that you get a fair deal, या getting a proper receipt, या buying only standardized product, या be यस, on. बी पार्ट होगा। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हमें परचेज करने चाहिए. क्या खरीदने चाहिए हमें? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर खरीदने चाहिए. चलिए चले क्योंकि सर आगे. जो क्योंकि सर ये जो मार्क होता है सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड मीट करता है, जो गवर्नमेंट मतलब बनाती है। इसके बिल्कुल. और अलावा किसी और में होता ही नहीं ना वो। हाँ, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं. ये मार्क देखकर कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यही बनती है कि हमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदने चाहिए. हालांकि अगर गेट ए फेयर डील की बात करता मैं, गेट ए फेयर डील की बात करता तो मैं किसके बारे में बात करता बेटा? मैं बात करता अपने जो इनवॉइस होते हैं, है ना. सर इनवॉइस, इनवॉइस। सर फेयर डील में सर इनवॉइस उसमें नहीं आ जाएगा, गेटिंग अ प्रॉपर रिसिप्ट, रिसीट। प्रॉपर रिसिप्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. फेयर डील सर का मतलब हम ये भी रख सकते हैं ना कि भाई जैसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ऑनेस्टी शो करें अपनी वहां पर कि भाई हम बिना जीएसटी के बिल ना लें, या प्रॉपर. सर
तो जैसे आप कह रहे तो सर, जैसे मतलब कह रहे थे कि अगर इसमें इनवॉइस वगैरह के बारे में मेंशन होता तो फेयर डील में आ जाता। सर फेयर डील से ज्यादा मतलब ज्यादा ये वाला बी पार्ट जा रहा है, गेटिंग अ नहीं, प्रॉपर रिसीट। इसमें भी है फेयर डील, ये भी ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक इनवॉइस तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। बिना इनवॉइस के तो हम केस नहीं कर पाते हैं ना। Honesty in यस। your dealings, honesty your dealings, ये assert yourself to ensure that you get a fair deal। भाई आप अपने आप को इस तरीके से रखें कि आपके साथ क्या हो, हम्म। फेयर डीलिंग हो। और फेयर डीलिंग में आपको क्या चाहिए कि प्रॉपर इनवॉइस हो, प्रिंटिंग उसके ऊपर हम्म। प्रॉपर हो, इंफॉर्मेशन हो, राइटिंग राइट ऑफ चूज हो आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें आपके पास जो डीलिंग होगी वो फेयर डीलिंग के साथ आप ट्रीट कर पाएंगे। प्रॉपर रिसीट का मतलब इनवॉइस ही है, कोई डाउट नहीं है। बी ऑनेस्ट इन डीलिंग का मतलब है कि भाई आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदें, हम्म। क्वालिटी मार्क देख कर खरीदें। कहीं ऐसा ना हो कि कम रेट के चक्कर में आप कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीद ले जिससे आपको बाद में नुकसान हो। ठीक है, हम्म। यस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, ये एक विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट के लिए, तो इसमें भी जो है ना एफपीओ, देखो एफपीओ मार्क लिखा है तो एफपीओ मार्क को देखकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या सर आपके पास ज्वेलरी पे होता है ना सर, ये मतलब वही होगा, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड है। इसका भी ऑप्शन सी है क्योंकि कोई अंतर तो ज्यादा आता नहीं है दोनों में। तो हमारे लिए जो आंसर होगा उसके लिए भी वही आंसर होगा क्योंकि उसमें की में सेम आंसर हमारे सामने प्रिंट होके आएंगे इनके। सर एफपीओ मार्क किस पे लगा होता है? कौन सा मार्क बेटा? एफपीओ मार्क। आपने देखा जूस वूस देखे, जैम वैम देखे? ये सर देखे हैं मतलब, एफपीओ तो नहीं सुन पे एक फूड, एफपीओ मार्क। हाँ फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल मार्क होते हैं हमारे ये, एफईओ। यस। आप देखो जैम की बोतल अगर घर पे कोई रखी हो ना, उस पे लिखा मिलेगा ऐसे ना, बॉक्स में बना मिलेगा एफपीओ, और उसके ऊपर एक पेड़ भी बना हुआ नजर आएगा आपको छोटा सा। सर पेड़, सर ठीक है सर, देखूंगा ये सर। एग्रीकल्चर मार्क में ही आते हैं सारे के सारे हमारे, है ना। ये सर हॉलमार्क तो पता है, ज्वेलरी पे होती है, उसका हाँ तो पता ज्वेलरी होता है बिल्कुल। आप इसको चेक है। करना अपने घर पे, जैम की बोतल पे या किसी प्रकार के जूस की बोतल पे भी देख सकते हो, उस पे मिल जाएगा आपको ये। सर एफपीओ की जगह वो नहीं हो गया फर्स्ट साई मार्क? वो भी तो होता है, वो ड्रिंक्स, वो शायद ड्रिंक्स पे होता है। हाँ वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए होते हैं आपके। अब देखना अलग अलग मार्क्स हैं तो आप एक बार अपने लिस्ट बना लेना इनकी ना, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भाई ये प्रोडक्ट, हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, है ना। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन मिल सकता है भाई, ये एफपीओ किसके ऊपर होता है, एग मार्क किसके ऊपर होता है, होल मार्क किसके ऊपर होता है ना। इस तरीके के मैच द फॉलोइंग में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपका ऐसा। तो इन मार्क्स के हम्म। बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। आप ये जो है एक बार अपना निकाल के रखना बुक्स में से भी, उसको स्टडी करके रखना। ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है, ये तो पता है ना आपको, यस सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है ना। कंज्यूमर प्रोडक्शन का, बिल्कुल। हम्म। चलिए 8 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब ये असर्शन और रीजन का अगेन क्वेश्चन आ गया, कहता कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशंस। कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशंस, देखो प्रिवेंट वर्ड जो है ना वो मुझे यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। प्रिवेंट का मतलब तो होता है रोकना, तो हम्म। क्या कंट्रोलिंग रोकती है? रोकती तो नहीं है लेकिन कंट्रोल करके थोड़ा कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, लेकिन कंप्लीटली प्रिवेंट करेगी ऐसा मैं नहीं कहूंगा। सर शायद तो सर सेशन सर मुझे तो ट्रू लग रहा है लेकिन। देखो कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब तो 100% हो गया बेटा, कैन प्रिवेंट का मतलब तो हम ये कह सर देंगे कि सर कैन भी लिखा है ना, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट, मतलब सर 100% नहीं है। नहीं। देखो कैन को क्या करोगे आप बताओ, चलो कैन को कैसे डिफाइन करोगे कि ये रोक सकती है क्या? ये सर रोक सकती है रो, डेविएशंस। रोक नहीं सकती है, कम कर सकती है डेविएशंस को। अब मान लो अगर कंट्रोलिंग होती क्या है पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? सर कंट्रोलिंग मतलब सर एक तरीके से एसेंस होता है मैनेजमेंट का, जो सर सारी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करता है। नहीं वो कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा हाँ सर, मैंने 2 मिनट, मैंने टॉपिक मिक्स कर दिया कुछ, हाँ। कंट्रोलिंग अच्छा क्या है? हाँ, कंट्रोलिंग मुझे आता नहीं अभी। कोई, हाँ। सुनो सुनो, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो सेम। हमारा एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, अच्छा हाँ। एक्चुअल आउटपुट है, और जो हमारा हम्म। स्टैंडर्डाइज आउटपुट है जो हमने फिक्स किया था, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप प्लस में भी हो सकता है, वो गैप माइनस में भी हो सकता है, और वो गैप नेगेटिव नील भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर प्लस में गैप आ रहा है तो हमारे लिए अच्छी पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसका मतलब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा किया है देन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन से। नेगेटिव आ रहा तो मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले दूं यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन का और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन का। मान लीजिए हम्म। मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट थी कि मुझे 10-10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। हम्म। अगर मैंने 10 ही यूनिट प्रोड्यूस की
तो दोनों में कोई गैप नहीं है, यानी कि डेविएशन नील हो गया। हम्म। मैंने 12 यूनिट प्रोड्यूस की, मतलब डेविएशन 2 यूनिट का है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। और मैंने 9 यूनिट प्रोड्यूस की, मतलब 1 यूनिट मैंने कम प्रोड्यूस की, तो 1 यूनिट नेगेटिव हो गई मेरी, मतलब नेगेटिव डेविएशन है। तो ये क्या करता है कंट्रोलिंग, डेविएशंस होने के बाद हम ये देखते हैं भाई जो डेविएशंस हुए हैं उनके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग जो है वो डेविएशंस को रोक पाती है फ्यूचर में, लेकिन ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन कंप्लीटली रोक देगी या प्रिवेंट करती है ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन, इट इज नॉट 100% ट्रू। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट में हमारी काउंट होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, अगर यहाँ प्लानिंग होता तो मैं उसको कंट्रोल ले लेता भाई, यहाँ प्लानिंग हमारी मदद करती है डेविएशन को कम करने में या रोकने में। हम्म। अब कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग, देखो ये है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग। डेविएशंस बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस दैट रिड्यूस देयर रेकरेंस। यानी भी सर बार बार, हाँ सर मैंने बोलो। टॉपिक मिक्स कर दिया सर, वो मैंने टॉपिक मिक्स कर दिया था ना, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का। हाँ सेम हाँ, सेम सर, इसलिए हल्की वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो वो तो बात आपकी ठीक होगी, लेकिन अभी रीजन से क्लियर करो कि जो हम्म। रीजन में बात लिखी है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रिवेंट नहीं करता, मिनिमाइज हम्म। करता है, कम कर हम्म। सकता है बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड डिसीजंस, ताकि ये बार बार रेकरेंस में ना आए, बार बार ओकर ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, हम्म। तो यस। असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बताइए, ओके सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया कि समझ में आ गई ये बात अभी का आपको आगे समझ में? यस सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स, ज्वाइनिंग ए जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ socialization of employees at the workplace. The employees should be given a post for which he has been selected. Selected. कह रहा है कि भाई ज्वाइनिंग ए जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, जब हम किसी पार्टिकुलर जॉब मार्क्स को ज्वाइन करते हैं, किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब है हमारा यहाँ पर, कि हम उसको सोशलाइज कर रहे हैं ना। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ पोस्ट, और उसको एक पोस्ट दी जानी चाहिए विच हैज बीन सेलेक्टेड, जिसके लिए उसको हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको ये जो है पार्टिकुलरली जो आपका स्टाफिंग है, स्टाफिंग के कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे, तो उन स्टेप, स्टाफिंग के सर एस डाइस इफ होता है। एस हाँ, डाइस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उसमें, सिलेक्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ 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 हाँ, दोबारा देखो फिर बताओ जरा, स्टाफिंग की सर बात हो रही है। जैसे मैं प्लानिंग का बता रहा हूँ, पता नहीं सर क्या हो रहा है, टॉपिक मिक्स करे जा हाँ, रहा हूँ मैं सुबह से। नहीं नहीं इसलिए तो हम एक, स्टाफिंग में होता था, हम्म, तो स्टाफिंग में सर सबसे पहले सर जैसे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हाँ, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, अच्छा, जिसमें वो होते थे वर्कलोड और वर्क वर्क एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, बिल्कुल। देखो थोड़ा सा हमें, ये जो पहला सैंपल पेपर सीबीएसई का हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम दूसरा सैंपल पेपर भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, तो जो टॉपिक मिक्सिंग की बात है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उससे हम्म। हम ओवरकम हो जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि चैप्टर कौन सा है, पहले तो बताओ यूनिट नंबर कौन सी है हमारी ये, 6 होगी सर। सिक्स्थ। स्टाफिंग। स्टाफ, और हम्म। स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है हम्म। भाई हमने जो जिस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया ना, वो उसे पोस्ट दे देनी चाहिए। तो उसके बाद सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट स्टेप क्या होते हैं हमारे आगे के, हम्म। आगे के क्या स्टेप है, अब जब हमने उसको एक पोस्ट दे दी तो उसके आगे हम क्या करेंगे बताओ, उसके आगे हम उसको क्या ट्रेनिंग देंगे पहला, उसके बाद तुरंत बाद ट्रेनिंग करेंगे उसकी। यस सर। तो तो ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। हाँ देखो, ट्रेनिंग जो है 3 जगह है हमारे पास, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। तो हम्म। परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले पोर्शन को काट देता हूँ, बी हमारा इसका आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट करते हैं इसको। अब हम्म। ट्रेनिंग के बाद क्या आएगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल आती है। अब हम्म। ट्रेनिंग के बाद इसमें प्रमोशन है, और इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल है, तो ऑप्शन ए काट देते हैं हम लोग, ए, ऑप्शन ए भी हमारा हो जाएगा। अब या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा।
अब ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उसको हम प्रमोट करेंगे या उसके कंपनसेशन के बारे में बात हो रही है? सर कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे पहले तो। भाई अगर मान लो कोई अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो पहले तो हम्म। हम शायद उसके प्रमोशन की तरफ जाएंगे, फिर करियर हम्म। प्लानिंग की तरफ जाएंगे, लास्ट में कंपनसेशन स्टेप आता है हमारा। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे आखिरी में हमारा कंपनसेशन स्टाफ आता है। कॉन्ट्रैक्ट हम्म। बनाते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, तो वहाँ कंपनसेशन के बारे में जिक्र होता है। तो मुझे लगता है ये लास्ट स्टेप है हमारा सबसे, और ओके लास्ट सर। स्टेप है तो ये इसमें ये बीच में दे दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कंपनसेशन लास्ट स्टेप है, तो उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। हम्म। तो ऑप्शन सी ही बचा हमारे पास, जो हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम्म। बताइए क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा सा थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम अगर स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो पहला स्टेप जैसे हमने बताया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पे आ जाएंगे, हम्म। है ना, रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट, सॉरी। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पे आ जाएंगे तीसरे में। सर उसका सिलेक्शन होता है। हाँ। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम्म। रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रिक्रूट। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट। और उसके बाद हम्म। हम नेगेटिव प्रोसेस पे चलते हैं, दैट इज सिलेक्शन। 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 और उसके बाद हम इंटरव्यू रखते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते प्लेसमेंट हैं। एंड ओरिएंटेशन। जैसा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन सर, ERS PT PPC ऐसे होता है। हाँ, मुझे याद हाँ। नहीं प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। एंड देयर आफ्टर फिर हम उसको जो है क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रमोशन देते हैं, करियर प्लानिंग करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, है ना। ये इस तरीके से हम उसके स्टेप लेके चलते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ। बीच में एक दो स्टेप और भी आता है जिसको बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन टाइप में, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन सर इसमें थोड़ी ना आता है। सिलेक्शन प्रोसेस में है सर वो। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में, बस थोड़ा ध्यान से उतर गया मेरे भी, कोई बात नहीं। स्टाफिंग सर क्लियर हो गई? सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, दो दो जन टॉपिक मिक्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको जरा प्रॉपर तरीके से एक बार रीड कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूरी प्रोसेस के स्टेप्स दे दे और आपसे क्वेश्चन वो पूछ ले उसके बारे में, है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेंथ क्या है देखिए, स्पाइस वर्क्स ए कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स is keeping a close check on the employee's activities by using biometric and retina scanning as modes of accessing the office premises। अब जहां पर हम बात करते हैं भाई बायोमेट्रिक, रेटिना स्कैनिंग वगैरह, ये कुछ टेक्नोलॉजी जैसी बात होती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड अबव। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग के जो सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग का जो पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्या कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद कर रही है? भाई यहाँ यस। सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है। अब सिक्योरिटी किस चीज में है, ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा हम्म। सा एक बार दोबारा रीड करते हैं, कहता है कि क्लाइंट्स इज कीपिंग अ क्लोज चेक, क्लोज चेक। एक तो ये बात समझे यहाँ पर, ऑन द एम्प्लॉयज, किसके ऊपर, एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज भी की क्या एक्टिविटीज, कैसे कर रहे हैं हम कंट्रोल, बाय यूजिंग बायोमेट्रिक, रेटिना स्कैनिंग एज मोड्स ऑफ एक्सेसिंग द ऑफिस प्रीमाइजेस। अब जो ऑफिस में हमारी जो एसेट्स रखी है ना, ऑफिस में जितनी भी मेरी एसेट्स हैं उनको हमने सिक्योरिटी में रखा है। किस चीज की सिक्योरिटी में रखा है भाई, कि भाई उनको देखने के लिए बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी हमें, बिना बायोमेट्रिक के कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा। दूसरा रेटिना स्कैन हो सकता है, कि भाई आंखों को, आंखों की पुतली को स्कैन करके ही कोई उसमें एंट्री कर सकता है। तो इस तरीके के जो ना इक्विपमेंट लगे हैं, ताकि इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली सिक्योर किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग बताना है यहाँ पर, कंट्रोलिंग का बी पॉइंट पार्ट ऑफ। होगा मेरे हिसाब से, बी पार्ट होगा। तो क्या इससे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की कोई बात हो रही है? नो सर। नहीं हो रही ना। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन को हम यहाँ मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। कंट्रोलिंग हम्म। हेल्प्स इन इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉयज का वही मोटिवेशन भी नहीं बढ़ने वाला।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं हो रहे हैं, ये सब एम्प्लॉयज Yes, की sir. ज्यादा ही एफिशिएंसी लग पर रहा बात करते हैं ना। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। यस सर। चलें आगे। था। चलिए 11th पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद हम्म रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब हम्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने अभी अभी आपको बताया था, दैट इज yes, रिलेटेड sir. टू, या तो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा, हम्म या हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स इन्वेस्ट करता है सर। और करंट एसेट्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यस सर। और इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम्म ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो फिक्स एसेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी होते हैं, और हमारे करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी होते हैं। इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं दोनों को। तो करेक्ट इनकरेक्ट क्या बतानी है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट इंडेक्स नहीं। बताइए। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इसमें कोई गलती तो है ही नहीं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, नेट नेट आ वर्किंग जाएगा। कैपिटल आ जाएगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है ना। नहीं क्यों नहीं, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई, देखो जरा ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बताया आपको, क्या होगी। बताओ। इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको ये नहीं बताया कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और फिक्स्ड साइड में करता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यस सर। करंट एसेट्स जितनी ज्यादा होंगी करंट लायबिलिटी से जो डिसीजन होगा वही तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होगा हमारा। हम्म। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ये भी ठीक है। यस सर, ये भी ठीक है। तो ये बात भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हम्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सेबल, देखो इरिवर्सेबल का मतलब समझते हो, एक बार पैसा लगा दिया तो आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर चेंज यस करना सर। चाहेंगे तो यू हैव टू बियर। लॉस। जैसे मशीनरी में पैसा लगा दिया, एसेट्स में पैसा लगा दिया, फैक्ट्री इंस्टॉल्ड कर दी, लेकिन चलेगी नहीं चलेगी ये कंफर्म नहीं है, और नहीं चली तो हम उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो हम्म इरिवर्सेबल होगा। तो ये भी हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अच्छा डी, साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी कम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से हमारी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन तीनों की तीनों से अफेक्ट होती है, और ये कह रहा है नॉट अफेक्टेड। नोट नोट वर्ड गलत हो गया, अगर नोट नहीं होता तो ये भी ठीक होता। तो ये भी ठीक ऑप्शन होता डी ही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है, आंसर ऑप्शन होता है। ठीक है ना। चले आगे। यस सर, यस। यस सर। चलिए 12th देखते हैं। स्टेट कमीशन हैज जुडिक्शंस टू entertain complaints where value of goods and services paid as consideration is। अब हम्म स्टेट कमीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कंज्यूमर में 3 प्रकार की कमीशन है हमारे पास, एक तो हम्म डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, एक स्टेट कमीशन है, और एक नेशनल कमीशन है। अब सर बात डी कर रहा पार्ट है हो। स्टेट कमीशन के बारे में, तो यहाँ पर 1 करोड़ से तो ज्यादा के, ज्यादा होता है। और और 10 करोड़ का दस होता है। करोड़ से कम के, होता है। है ना, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम। तो ऑप्शन डी में लिखा है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर अप टू यहाँ पे अप टू 1 करोड़ होता है। और 1 करोड़, नेशनल वाले में होता है अप टू, मोर मतलब देन, वो करोड़, मोर देन 10 करोड़। मोर देन 10 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना, हो सकता है ये पूछा स्टेट का बोर्ड एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल का पूछ लिया हमसे। हम्म अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है हमारा, सर ये तो याद नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कंज्यूमर यूनिट नंबर 12 है हमारी, हम्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट का ईयर नहीं याद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये तो याद है, लेकिन कौन सी ईयर का है वो नहीं याद 2000, है अभी का। एटीन। सर तो यही अभी यही तो है लेटेस्ट। इससे पहले कौन सा था, 1986, 96। इसको रिप्लेस करके अब 2019 में कन्वर्ट किया गया है ना। हम्म चलिए बस ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे। मैच द ओके। स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम 1 विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट गिवन नंबर कॉलम नंबर 2। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड है, कीवर्ड बोलते हैं जिनको हम लोग। अनसर्टेनिटी, आप इधर से पढ़े और ये देख लें, या फिर इधर से पढ़े और ये देख लें, बात एक ही है। सर अगर तो आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट से है। हाँ ये बिजनेस इन्वायरमेंट से है बिल्कुल, ये यूनिट नंबर 3 से है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसके।
ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स है तो वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज डिमांड ऑफ खाकरा एंड हाँ। थेपला इन द हम्म। रीजन ऑफ गुजरात एज सर कंपेयर टू रिलेटिविटी, दिल्ली रीजन। रिलेटिविटी सर, रिलेटिविटी। ये क्या होगी हमारी? रिलेटिविटी होगी। रिलेटिविटी, एक जगह से दूसरी जगह पर रिलेट किया इसको। हम्म। एक जगह से दूसरी जगह पर इसको क्या किया, रिलेट किया है, तो रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर हम्म। एप्लीकेबल होगा। तो हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं एक बार। डिजिटल एकेडमिक certificates are issued to student accessible in a secured manner to eliminate undesirable practices like corruption, manipulation of records under Digital India initiative. Such technology improvements are happening at a very fast pace. सर अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, ये हमारा क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी। बहुत फास्ट पेस से चेंजमेंट हो रही है, तो चेंजेस आर टू बी टेकन एट ए वेरी फास्ट पेस। Fashion market is facing both opportunities and challenges. Therefore, it is difficult to predict the future of the fashion market. हमने ये रिलेटिवली गलत तो नहीं कर लिया? ये दूसरे वाला बी का पहले वाला पॉइंट। मुझे लग रहा है कि फैशन मार्केट में चेंजेस है वो अनसर्टेन है और डायनेमिक नेचर हो गया हमारा इसका। देखो डिजिटल एकेडमिक वाला ना फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हमने गलत कर लिया लगता है। ये होना चाहिए हमारा। अनसर्टेन भी तो हो सकता है सर, मतलब अनसर्टेन है ऐसा कुछ भी, मतलब वो आ जाते हैं उसमें। देखो अनसर्टेन का मतलब तो होता है जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो। हम्म। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की, हम्म। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट तो हम करते हैं खुद से, तो ये डायनेमिक चेंज होगा हमारा। अच्छा। और फ्यूचर के बारे में जब बात हो रही होगी तो वहां हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इज हम्म। अनसर्टेन, हम बोलते हैं ना फ्यूचर इज अनसर्टेन। हम्म। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन इसके साथ सर जुड़ेगा। ऐसे सर जो डी पार्ट है सर वो भी अनसर्टेन हो सकता है सर तो। डी वाला कौन सा? सर जो इसमें डी पार्ट दे रखा है, अ न्यू अभी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट। अ न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स, फिजिकल पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस एटसेट्रा। तो इसके साथ क्या होगा, इंटररिलेटेडनेस होगा। ये हमारा क्या है, इंटररिलेटेडनेस को शो करेगा। कैसे? अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट रूल्स में चेंज हुआ, तो हमारा हम्म। चाहे वो मैक्रो इन्वायरमेंट हो या माइक्रो इन्वायरमेंट हो। हम्म। मैक्रो में चाहे वो इंडस्ट्री जो है वो मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हम्म। सीमेंट इंडस्ट्री हो, या किसी हम्म। प्रकार की कोई अनदर इंडस्ट्री हो, ईटीसी। तो सभी इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट रूल्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फिजिकल तो पड़ेगा। पॉलिसीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इंटर रिलेटेडनेस का पार्ट हो जाएगा। इंटर रिलेटेडनेस एक, यानी कि एक चीज में चेंज होने से दूसरी चीज में क्या चेंज होगा, इंटर रिलेटेडनेस हम कह सकते हैं उसे। हम्म। तो ये डी के लिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटर रिलेटेडनेस होगा। और जो फ्यूचर की बात जहां पर हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, वहां पर हम अनसर्टेनिटी को लेकर चलेंगे। और जहां हम्म। पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो वहां पर हम डायनेमिक नेचर का लेके चलेंगे। हाँ, तो सर ये ए पार्ट का, होगा फिर। है ना, ए का थर्ड, बी का सेकंड, और सी का फर्स्ट, और डी डी का का फोर्थ। फोर्थ। सर ये पार्ट हो गया। तो ये ए ही पार्ट में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ, अगर हम मान लीजिए थोड़ा बहुत इसको इंटरचेंज कर देते, यहाँ पर ए आ जाता, यहाँ पर दूसरा आ जाता, तो हो सकता ऑप्शन हम डी पर टिक कर जाते। ऐसा हो सकता था ना। तो फ्यूचर को आप हमेशा रखिए, फ्यूचर के बारे में जब बात हो रही है तो अनसर्टेनिटी के बारे में बात हो रही है। और हम्म। एट ए वेरी फास्ट पेस की बात हो रही है, तो मतलब डायनेमिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है भाई। बहुत तेजी के साथ बदल रहा है इन्वायरमेंट, बहुत तेजी के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। द हम्म। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज, इज नोन एज। अब बताओ ब्रांडिंग क्या होती है, पहले तो ये बताओ ब्रांडिंग क्या होती है। तो ब्रांडिंग मतलब सर उसको ब्रांड नेम वगैरह, हाँ, मतलब सर किसी उसको। एक पार्टिकुलरली कोई ऐसा नेम उसके साथ अटैच करना हम्म। जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा मार्केट में दिखाई देगा। जैसे हम बात करते हैं भाई, वुडलैंड का शूज है, तो वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया, ब्रांड है उसका एक, वुडलैंड। हम्म। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है,
स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि भाई और एक, मतलब सर अपने सर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करना। हाँ, एक बेंचमार्क बना देना है ना। एक बेंचमार्क का मतलब क्या होगा कि भाई इस पार्टिकुलर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग प्लानिंग का इस क्वालिटी साइज से कोई लेना देना है नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब होता है मार्केट के बारे में प्लानिंग करना, अलग ही आ गया सर ये तो। है ना। तो एक हम्म ब्रांडिंग के बारे में यहाँ बात होने रही है, क्वालिटी साइज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे हैं, करेक्टराइज कर रहे हैं। तो उसकी ब्रांड के अकॉर्डिंग करेक्टराइज करेंगे तो वो ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्वालिटी और साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब है। ए, क्वालिटी का, स्टैंडर्डाइजेशन में। हाँ, हाँ देखो, क्वालिटी का मतलब ए क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बी क्वालिटी का हम्म प्रोडक्ट है, सी क्वालिटी का। आपने एप्पल खाए होंगे, है ना। हम्म। एप्पल पर लिखा आता है ए ग्रेड प्रोडक्ट, बी ग्रेड प्रोडक्ट, सी ग्रेड प्रोडक्ट, या किसी प्रकार के कोई जो है ना अदर प्रोडक्ट पर आप देखें, जैसे आपको मिल जाएगा भाई, आपने देखा होगा ग्रेप्स आते हैं, हम्म। ग्रेप्स पे है ना चिट लगी होती है, ए, बी, सी। तो वहां पर हमने उसकी ग्रेडिंग की होती है कि भाई ये इतने रेट का है, ये इतने रेट का है। आपने सब्जी वाले को भी देखा होगा, भाई ये जो आलू हैं, ये जो पोटैटोज हैं, इसका रेट है 200 रुपये धड़ी, यानी 200 रुपये के 5 किलो। और इस वाले पोटैटो का जो रेट है वो है 160 रुपये के 5 किलो। और ये वाले जो पोटैटोज हैं उसका रेट है 100 रुपये के 5 किलो। अब इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। सर वो होता होगा। वो अंतर किस चीज का होगा, उनकी क्वालिटी का होगा सर। क्वालिटी का। हो सकता है उनके साइज का भी हो, है हम्म। ना। आपने देखो बनानास परचेज किए मार्केट से कभी। हाँ सर। यस सर। कुछ बनानास तो साइज में बहुत बड़े होते हैं, है हम्म ना, तो उनका रेट अलग होगा बनानास का। और हम्म कुछ बनाना जैसे होते हैं जो भाई छोटे होंगे, उनका रेट अलग होगा। और हम्म कुछ ऐसे होते हैं भाई जो गुच्छे में है, गुच्छे में है, तो उनका रेट अलग हम्म है। और कुछ जो सेपरेट पड़े हैं, टुकड़े में पड़े हैं, उनका रेट अलग है। तो वो सब उनके साइज पर, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ग्रेडिंग को ले जाएंगे। हम्म। ग्रेडिंग विल बी द, हमारा इसका क्या होगा आंसर, होगा करेक्ट आंसर ग्रेडिंग। तो नहीं होगा। यस सर। ओके सर। ठीक है ना। क्लियर हो गई ग्रेडिंग क्यों है। यस सर क्लियर हो गया। अभी का आपको क्लियर हो गया बेटा। सो गई अभी का, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नहीं आई हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये लिखा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय शिवा फिफ्थ शिवा कुमार। तो नंबर। शिवा कुमार इन इस फर्म को, उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि ट्रेनिंग होती क्या है। एक्चुअल में ट्रेनिंग को सर हम दो, ऑन द जॉब एक ऑफ द जॉब होती है। एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। ऑफ द जॉब। यस। अब इसमें अगर हम इसको पढ़ने के बजाय पहले एक बार नीचे देख ले तो जरा देखो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है। जब बात करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग की, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है हमारी, किसी, कैंपस से मतलब इन्वॉल्व सर। होते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करते करते कुछ हमें पार्टिकुलरली कोई भत्ता वगैरह मिलता है ना, अमाउंट वगैरह मिलती है। हम्म। तो और इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना थोड़ा सा। अच्छा, वेस्टिबुल और अप्रेंटिसशिप, ये दो ट्रेनिंग देखे जरा ध्यान से, ये दो ट्रेनिंग हमारी किस तरीके से आती है। जब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की या वेस्टिबुल की, तो इसमें हम्म। एक तो ट्रेनिंग ऐसी है जो घर से दूर, मतलब फैक्ट्री एरिया से दूर एरिया में होती है। दूर, डमी इन्वायरमेंट में दी जाती है। हम्म डमी इन्वायरमेंट में, तो डमी इन्वायरमेंट में कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल हम्म ट्रेनिंग, है ना, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, किसी स्पेशल स्पेशल या एक्सपर्ट के तहत, एक्सपर्ट जो होते हैं ना, उनके अंडर हम्म हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे भाई मान लीजिए मैं बात करूं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन हम्म है जो अपने काम का एक्सपर्ट है, उसके अंडर रहकर हम कुछ काम सीखते हैं। तो ऐसी हम्म ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हम्म वेस्टिबल डमी इन्वायरमेंट में दी जाती है। इंडक्शन, हम्म किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको आने पर फैमिलराइज करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है कि जो कॉलेज लेवल पर कैंपस में रिक्रूटमेंट होती है, उनको काम के साथ साथ कुछ भत्ता भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है, शिव कुमार रन से लीगल कंसल्टेंसी फर्म इन छत्तीसगढ़। अब शिव कुमार क्या है, लीगल कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। वेन एवर द फर्म हायर्स न्यू एम्प्लॉइज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग,
They are welcomed to organization and are given details about the dress code, lunch timings, Okay. introduction of daily operations, fellow colleagues, etc. They are also familiarized with organizational तो policies, procedures, emergency exist, evacuation, इंडक्शन है सर ये तो। etc. ये सब क्या है, हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग का पार्ट होता है। यस तो सर। ये ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, Yes. इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है ना। यस सर। चलिए 16 पर चलते हैं। 16 क्या कहता है, देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट से संबंधित हमारी यहाँ बात हो रही है कि भाई कौन सा इसमें जो हमारा क्या रहेगा, गलत स्टेटमेंट रहेगी। तो आप बताइए जरा, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई गलती नहीं है। बताओ क्या Yes. सर कंज्यूमर सब पढ़। प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोडक्शन जो होता है वो क्या कंज्यूमर को एजुकेट करता है, केवल नहीं, नॉट ओनली नहीं। लिखा ना, नहीं, अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो, और क्या करता है, उनको ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने में भी मदद करता है। यस ठीक है ये सर। बात। इट यस नॉट सर। ओनली रिक्वायर्स अ judicial machinery for protecting the interest of consumers but also requires the consumers to get together and form themselves into consumer associations for protection and promotion of their interest। सर कहता है एनजीओ के बारे में पढ़ा था ना हमने। हाँ उसमें ये एनजीओ। है ना, ये एनजीओ का ही काम होता है बेसिकली, हम्म। और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडिया में काम करते हैं साथ, उनके साथ मिलकर। तो इसको भी मैं ट्रू स्टेटमेंट का नाम दे दूँ, ट्रू स्टेटमेंट है। यस सर। यस सर। It is the moral duty of any business, moral duty of any business to take care of consumers। बिल्कुल सही बात बता रहा है यहाँ तक तो। यस And सर avoid सही। any form of exploitation, कोई भी exploitation ना करे, ये भी ट्रू है। हम्म। अब इसने पूछा तो इनकरेक्ट है हमसे, तो बस तीन ट्रू हो गए तो चौथा तो इनकरेक्ट ही होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स 1981, ये गलत हो गया। कब आया था ये, 1986 में। ओके सर। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस सर। यस सर। चलिए 17 पर चलिए। आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसमें कौन सा डिसीजन हम नहीं लेते हैं, क्या डिविडेंड डिसीजन लेते हैं? मैंने बताया था 3 डिसीजन लेते Yes, हैं इसके sir. अंदर। बिल्कुल। यस सर। डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, लेते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है, लेते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। Or financing और decision. प्राइसिंग डिसीजन तो मार्केटिंग का पार्ट है बेटा, मार्केटिंग में यस करते सर हैं प्राइसिंग। मार्केटिंग में आता है सर ये। बोथ बी एंड सी। अब इसने पूछा क्या है, विच इज नोट टेकन। अब देखो नोट टेकन में बात हुई है, नोट अगर नहीं पढ़ा तो आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत हो सर डी जाएगा। क्यों होगा सर आंसर तो, सर फिर आंसर ही नहीं होगा इसमें कोई। उसने पूछा विच इज टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मान लो मैं हम्म। नोट नोट पे ध्यान ना लगाऊं हम्म। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। सर डी क्यों होगा सर, प्राइसिंग डिसीजन थोड़ी ना होता है। मैं हाँ सॉरी, डी भी नहीं होगा, सी आ गया ना इसके अंदर। ठीक है भाई, ये बोथ बी एंड ए हो जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। हम्म। हाँ अब आ जाएगा। तो सी तो वैसे आंसर है नहीं हमारा, तो इसका नोट पूछा तो सी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि अगर ये बी के साथ सी की जगह ए हो जाता और नोट पे हम्म। ध्यान नहीं जाता तो ऑप्शन डी पे टिक हो सकता था यस सर हो जाता। ना। ये गड़बड़ हो जाती है, इसलिए जैसे अभी तो मैंने मैंने अभी बताया कि प्राइसिंग डिसीजन मार्केटिंग का, उसके बावजूद भी मैं डी पे फोर्स कर रहा हूँ भाई, डी होगा, डी होगा। और आप मना कर रहे हो, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि भाई सी लिखा है इसके अंदर, ए लिखा ही नहीं है। जबकि मेरा ध्यान तो बिल्कुल ए पर कंसंट्रेटेड था भाई, ए तो होता ही है, बी तो होता ही है। तो ऐसी गलती कर सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती बार बार होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पहला सैंपल पेपर हम कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, हो जाने दो। दूसरे में गलती करेंगे तो थोड़ी बहुत चल जाएगी, तीसरे में करेंगे तो हो सकता है कि बार बार अगर सेम तरीके की गलती करेंगे तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे काम करने में। या तो हम काम को कर नहीं रहे हैं, या फिर हम बस ठीक है भाई, काम सर ने करा दिया, काम खत्म। तो आप अपनी तरफ से भी पूरी एफर्ट्स लगाना काम करने में, और टॉपिक में कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे जिसका मीनिंग समझने की जरूरत है तो प्लीज वो पूछ लेना। ऐसा मत करना कि भाई आ, कोई बात नहीं, सर ने बता दिया, खत्म बात। अपने आपसे भी एक बार सेल्फ रीडिंग जरूर कर लेना उसकी। ओके सर। व्हाट आर द फैक्टर
व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। हम्म। अब फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताने इनमें से कौन कौन से हैं। अब देखो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी। और मॉनेटरी डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में बात करूं तो कैश फ्लोज पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये एक ओके। हमारा अहम फैक्टर होता है इसका। फिर कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, अगर फाइनेंशियल डिसीजन में हम करते क्या है, अरेंजमेंट्स करते हैं अपने किसका, फंड्स का, बोरोड फंड हो या इक्विटी फंड हो, इनका अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं अब मिनिमम कॉस्ट पर। अब हम चाहते हैं मान लीजिए उधार का पैसा लेना, तो हम देखेंगे भाई कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उधार का पैसा लेना ठीक रहेगा, क्योंकि हम उसको इजीली दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। या कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हम इक्विटी की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इन पर कोई फिक्स बर्डन नहीं होता, जो कि बोरोइंग्स पर फिक्स बर्डन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग से हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पे इम्पैक्ट कम रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हमारे डिविडेंड डिसीजन में ज़्यादा कारगर होते हैं। जहाँ पे डिविडेंड डिसीजन लेना हो ना हमें, तो वहां देखते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है कि नहीं, क्या हम डिविडेंड की रेट सही तरीके से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, अब फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल रिस्क से बिलोंग करता है कि भाई फाइनेंशियल रिस्क कैसा है, हाई रिस्क है, लोअर रिस्क है, किस तरीके का रिस्क है। तो ये इसका एक पॉइंट शामिल किया जा सकता है कि भाई हम इसको फाइनेंशियल रिस्क में शामिल करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के दौरान फाइनेंशियल रिस्क को चेक करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेंट्स, अब कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेंट्स क्या होता है, बेसिकली बात करते हैं कि भाई जब हमें जो प्रॉफिट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं डिबेंचर होल्डर्स टाइप्स, कि भाई पैसा अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिविडेंड को बांटने से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है, लेकिन ए सी और डी में मुझे एक ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है ये वाला। और यस। ए पॉइंट और पढ़ लेते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये डायरेक्टली रिलेट टू करता है हमारे फाइनेंशियल से, ठीक है ना। यस सर। तो ये हमारा एक पॉइंट इसमें हो सकता है। लेवल ऑफ कंपटीशन इसमें हम लेंगे नहीं, लेवल ऑफ कंपटीशन इसमें हमारा शामिल होगा नहीं। ऑप्शन तो नहीं तो है। या तो ए होगा, ए, सी और सी ई। ई, ये ये सर हमारे, डी पार्ट है सर इसमें। है ना, ये डायरेक्टली रिलेट करेंगे। तो डी ऑप्शन पार्ट है। डी पे आ ये जाएंगे हम लोग। देखो डी, डी वाला पोर्शन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट्स, वो हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये कई जगह इम्पैक्ट डालता है हमारा, डिविडेंड डिसीजन में भी डालता है और फाइनेंसिंग डिसीजन में डालता है, लेकिन हम प्योरली फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट को देखेंगे, क्योंकि भाई मार्केट में कैसी है, बुलिश मार्केट है या बीरिश मार्केट है ना। बुलिश मार्केट होगी या यस बीरिश सर। मार्केट होगी तो हम उसी के हिसाब से फंड्स को लोकेट देखना करेंगे भाई, हम इक्विटी यूज करें या बोरोड फंड यूज करें, है ना। तो बुलिश में खरीदते हैं, बेरिश में बेचते हैं। हाँ, वो बुलिश जो होती है वो बढ़ रही होती है हमारी, यस सर, सो बीरिश बुलिश जो, मार्केट हाँ, बढ़ती है, जो बेरिश मार्केट बढ़ती है। सर अभी सर स्टॉक मार्केट बेरिश फेज में चल रहा था थोड़े टाइम पहले। भाई मार्केट, स्टॉक मार्केट तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, अब कभी कभार वो जो है डाउन भी आ जाता है ना। जैसे अब मैं बात करूं अपना इसकी कमोडिटी, इसकी जो मार्केट कौन सी है ये जिसमें कॉइन्स डील होते हैं, अच्छा सा क्रिप्टो, यस सर, क्रिप्टो सर बहुत बढ़ रही है सर, वो तो हाँ, करोड़ अलग ही रुपए, चीज़ है सर। 1 करोड़ रुपए का होने वाला हो रहा है बीटीसी, नहीं सर, बिटकॉइन। 1 करोड़ नहीं, अभी तो 100 के डॉलर का हुआ है, मतलब हाँ, मतलब 90 लाख तक का तो हो गया अभी। हाँ, 94-95 लाख तक का होगा, तो करोड़ तक का हो ही जाएगा कल सुबह यस तक तो। सर। चलो। यस सर। तो मतलब नाइन, सर, सर आपको पता है क्या, सर, जैसे कि 2022 में सर बीटीसी की वैल्यू 20 लाख तक गिर गई थी, मतलब 15 लाख तक गिर गई थी बीटीसी की आठ वैल्यू। 8 लाख रुपए तक आ गई थी भाई, 8 लाख रुपए तक आ गई थी। मतलब सर, मतलब सोचो अगर तब ले लिया होता तो आज। आज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती ना, मुझे पढ़ाने की जरूरत होती। नहीं सर, मतलब ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन तब भी। नहीं, सर और मैं भी कौन है? मजाक नहीं कर रहा, तब तक मुझे इतने में तो फिर हम कोई स्कूल खोल के बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल बन जाते हैं और सर बाकी इतने टीचर में से पढ़वा थोड़ी ना, लेते हैं। सर इतने में थोड़ी ना खुलता स्कूल। भाई एक फिर लेते हैं, फिर 10-12 लेते हैं। आ, हाँ वो एक सर नहीं, कैपिटल भी तो लगाते फिर सर, इतना मतलब 10-12 लेते तो मान लो कोई आप। बात नहीं भाई, 80 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन 80 लाख के 8 करोड़, करोड़ भी तो हो जाते हैं। तो सर पता थोड़ा ना था उस समय की, मतलब ऐसा मतलब हाँ, बढ़ेगा उस समय तो नीचे। अनसर्टेनिटी ना, उस समय तो अनसर्ट नीचे गिरा था पूरा मार्केट। बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, इसलिए भाई अगर किस्मत की बात है, किसी ने ले रखे हो, ले लिए भी हो, क्या पता, है ना। सर कुछ चलो, लोगों ने सर 500-500 रुपए के भी लिए हैं बिटकॉइन, हाँ दो और हजार क्या, चौदह पंद्रह में। बिल्कुल लिए होंगे जरूर। हम्म, चलो, दो सर क्वेश्चन हो अच्छा, गए।
सर एक ना बंदा था, उसने ना 2010 में कुछ 10,000 बिटकॉइन से पिज्जा मंगवाया था एक। हाँ, वो अब रो रहा था, है ना। सर रो नहीं रहा था, लेकिन मतलब उसको सोच उस रहा था वो। हाँ, वही सोचना तो था ही, पहले तो स्टार्टिंग पैसों में हुई थी इसकी। हम्म। चलो चलें, दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, 19 एंड 20। हम्म। Consumer can ask anything regarding the date of manufacturing, MRP, etc. about the product that he intend to buy. He intend to buy. तो किससे हम्म। रिलेट होगा ये हमारा? इंफॉर्मेशन। हाँ, राइट इन्फो टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन मिल ले रहा है, तो आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर राइट क्या हो जाएगा हमारा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड। ठीक है, राइट टू बी एश्योर्ड क्या होता है? सर श्योर मतलब, मतलब है राइट, सर, मतलब आई गेस, तो मतलब आई थिंक आफ्टर सेल सर्विस। नहीं नहीं, राइट टू बी चूजन, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को अच्छा choose हाँ, करने का होता मतलब है। राइट टू ये चूज ध्यान, करना। हाँ ये ध्यान रखना, ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एश्योर्ड के नाम से आ जाता है और होता चूजन है, और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार इसमें। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ए कंपनी। ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, बताओ। पढ़ रहा अगर हूँ सर। कॉस्ट नॉर्मली, ऑफ डेट हाँ, लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी। यस क्या सर, सर। यस क्या सर। इसका मतलब क्या है? तो मतलब सर जो, मतलब जो सर कॉस्ट ऑफ डेट है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट वगैरह जा रहा है, रिटर्न ऑन। देखो, जो रिटर्न ऑन इन कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी इक्विटी है, वो ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, और ऐसा यस सर। होता है इसीलिए हम ट्रेड ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यस सर। ट्रेड ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट को फॉलो ही तभी किया जाता है जब आर ओ ई ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ डेट से। और दूसरा, हम्म। इसको हम क्या बोलते हैं? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, क्योंकि इसके थ्रू हमारा क्या होता है, ईपीएस बढ़ता हुआ चलता है। जैसे जैसे हमारा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इससे, तो ईपीएस बढ़ता है। दो कंडीशंस इसमें हम देखते हैं, एक तो क्या, आर ओ ई ज़्यादा होना चाहिए डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट से। और दूसरा, हम्म। जो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं कॉस्ट के फॉर्म में, वो एक टैक्स डिडक्टेबल सोर्स होना चाहिए, जिससे हमारा टैक्स का रिडक्शन हो या टैक्स में कमी आए। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरी पे चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। हालांकि तो दो बार वो हो जाएंगी फिर। दो दो होते हैं ना, एक तो शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाना, और एक हम्म। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यस सर। लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव में हम इसी को शामिल करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। तो बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस ओके। सर। ठीक है, अब आगे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। 21 का ए ओके और बी, 22 का ए और बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको देख लेना है। हम सैंपल पेपर्स में से कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लें एक बार। तो पहले ओके सर। एमसीक्यू की क्लास रखेंगे, 35-40 सैंपल पेपर्स में से सिर्फ एमसीक्यू ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके ये ठीक है क्लास सर। रेगुलर बेसिस पे हम रखेंगे भाई, 7:30 का टाइमिंग रखूंगा, लेकिन हो सकता है कि 10 मिनट पहले भी शुरू हो जाए और 10 मिनट बाद भी शुरू हो जाए। ये डिपेंड करता है कि भाई बच्चा एक्चुअल में, इवनिंग में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो 7:10 तक 20 तक चले जाएंगे, तो 7:30 बजे हम्म। स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा लेट जाएंगे तो 7:40 तक शुरू कर देंगे। और मैं इसका ओके। लिंक डायरेक्टली ग्रुप में शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा इसको बकायदा, बाद में इसको हम अपलोड कर देंगे जब करनी होगी। अदरवाइज हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप कौन सा? ये एक एक्चुअल में ग्रुप क्या है कि जैसे एक ना, वाईटी यूट्यूब क्लासेस का ग्रुप बनाया था मैंने। अब उसमें अकाउंट की क्लास लेता हूँ तो लिंक शेयर कर देता हूँ, या कोई कोई और चीज़, कोई पेपर वेपर शेयर करना तो उसमें डाल देता हूँ। तो तुम्हें ज्वाइन करना है तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके सर, कर देना। ठीक है, हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब अपनी क्लास को यहीं करते हैं वाइंड अप। और इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, तो वो भी आपको चाहिए तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। ओके। ठीक है ओके, सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
तो सर आप करते हो सर इन्वेस्ट वगैरह स्टॉक मार्केट में? भाई मैं तो नहीं करता देख। नहीं करते सर आप? क्यों सर, मतलब रिस्क लगता है उसमें ज्यादा? रिस्क की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है ना,